दोस्तों, तो फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के सीरीज 4 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज की। ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग की एंट्रीज, प्रीपेड की एंट्रीज, प्रोविजंस कैसे करते हैं एक्सपेंसेस के, डेप्रिसिएशंस, और कोई एसेट्स को सेल करते हैं, फिक्स एसेट्स को, तो उसका गेन और लॉस कैसे बुक करते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग यानी कि अगर कोई पेमेंट आपको देना है, देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग में क्या क्या हो सकता है। आउटस्टैंडिंग इज ए लाइबिलिटी फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट पेड। दोस्तों, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि एक बिजनेस में हो तो जाते हैं, बट हम उसको पेमेंट अभी तक किए नहीं होते। आपको जैसे पता है कि कोई भी एंट्रीज को, जैसे सेल्स का एंट्री आप सेल बिल के थ्रू करते हो, परचेज का परचेज के थ्रू, और कोई भी और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह बुक करते हो। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रूटीन बेसिस पे होते हैं, जिसका आपको डॉक्यूमेंट्स बाद में मिलता है, बट हमें एज पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, हमें उसको उसी पीरियड में बुक करना होता है। तो आउटस्टैंडिंग की जैसे बात हम कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग क्या है कि एक लाइबिलिटी है जो कि आपके इसी पीरियड में आपने उसको आप सर्विस लिया हुआ है। जैसे कि सैलरी ही देखिए, जैसे मार्च की सैलरी आपने मार्च में, आपके स्टाफ ने काम किया, तो उसका मार्च का सैलरी तो अक्रूड हो गया ना। तो यू हैव टू पे, बट नॉट इमीडिएटली इन मार्च, तो अप्रैल में तो आपको देना ही है। बोनस हुआ, बोनस जैसे 24 25 का लोगों को दिवाली में मिलता है, तो वो इसका एक्सपेंस तो बुक करना पड़ेगा ना। वैसे ही सपोज कुछ आपने किसी के साथ कुछ एग्रीमेंट या कुछ कमिटमेंट थे कि आपने कमीशन आप दोगे इफ सर्टेन सेल्स और सर्टेन कमिटमेंट्स आर परफॉर्म। सो कमीशन तो एक्रूड हो गया, बट यू विल पे लेटर आफ्टर मार्च, सो यू हैव टू बुक दैट एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया जो कि मंथ टू मंथ बेसिस पे आता है, बट क्या आप हम पेमेंट एडवांस में करते हैं? नहीं। बिल आने में हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगता है। तो कभी कभी चीजें, डॉक्यूमेंट्स मिलने में टाइम लगती है, लेकिन वी हैव टू बुक दैट एक्सपेंसेस। और उसका पेमेंट हमें उस पीरियड के एंड तक नहीं किया होता। ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल सैलरी, बोनस और कमीशन और इलेक्ट्रिसिटी के आपको बताया मैंने, कि मार्च महीने से या फिर 24 25 से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जिसे हमें इसी पीरियड के फाइनेंशियल ईयर 24 25 में बुक करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस होता है जो कि अक्रूड हो चुका है, बट अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहां जैसे मैंने नीचे आपको समझाया है कि एक्सपेंसेज इनकर्ड एंड पेड, अगर कोई खर्चा इनकर्ड भी हो गया और पेड भी हो गया, तो वो आउटस्टैंडिंग नहीं है। वो तो सीधे एक्सपेंस टू बैंक हो गया ना, मतलब आपका कैश आउटफ्लो हो गया, मतलब कैश में गया या बैंक से गया। लेकिन इफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड नॉट पेड, देन कैश हमारा, बैंक हमारा अभी तक अफेक्टेड नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। सो एट रिपोर्टिंग पीरियड 31 मार्च, वी हैव टू बुक दैट एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोलिए, इसका एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों। आउटस्टैंडिंग का एंट्री होता है, जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो डेबिट और क्रेडिट होगा वॉट एवर द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। जैसे कि वेजेस देना है, सैलरी देना है, तो सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट टू सैलरी पेबल अकाउंट। ठीक है। तो एक तो इसका इफेक्ट पीएनएल में जाएगा, जैसे कि एक्सपेंसेस में। दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट में अंडर द लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड, व्हाट इज प्रीपेड? प्रीपेड इज एन एडवांस पेमेंट एक्सपेंसेस। प्रीपेड इज एन एडवांस पेड एक्सपेंसेस, इट इज एन असेट्स। जिस तरह मैंने बताया कि आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, मतलब अभी तक पेमेंट नहीं किया है बट खर्चा तो करा लिया है हमने, वैसे प्रीपेड इसका उल्टा है कि पेमेंट तो कर दिया है बट अभी तक एक्चुअली खर्चा, मतलब ये बुक नहीं होगा। मतलब किसी को आप एडवांस दे दो कि भाई ये ले तेरा पेमेंट है, तुझे ये काम करके देना है, बट वो बोलते हैं ठीक है मैं अगले महीने करूंगा, तो वो पेमेंट को हमें एज ए प्रीपेड कंसिडर करना है, लाइक एडवांस पेमेंट। इसके एग्जाम्पल मोस्टली हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे मान लो 31 मार्च
मान लीजिए फर्स्ट मार्च 2025 को एक मोटर इंश्योरेंस लिया गया या फायर इंश्योरेंस लिया गया, तो अप्रैल 25 में लिया गया, तो आप सोचो ना 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही महीने हुए ना, तो इस साल के बैलेंस शीट और पीएनएल में तो सिर्फ एक ही महीने का प्रीमियम एज एक्सपेंसेज आएगा और बाकी का 11 मंथ का एज ए प्रीपेड होगा। सपोज किसी ने अगर 12,000 का प्रीमियम पेमेंट किया है फर्स्ट मार्च को, तो वो 1,000 मतलब डिवाइडेड बाय 12 करेंगे आप, तो 1 मंथ का 1,000 आएगा, तो 1,000 विल बी एक्सपेंस आउट एंड 11,000 विल बी एज ए प्रीपेड। एडवांस सैलरी किसी को दे देना, कोई बोलता है मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 है और आपने उसको 1 लाख का पेमेंट कर दिया इन मार्च, तो मतलब एक तो मार्च का सैलरी 50,000 हुआ, दूसरा अप्रैल का भी अपने एडवांस में कर दिया, तो वो 50,000 तो आपका एक्सपेंसेस में जाएगा ऑफ मार्च, बट 50,000 एज एडवांस पेड एज प्रीपेड, तो दैट विल बी रिपोर्टेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ एडवांस सैलरी। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड, तो वो कैश आउटफ्लो इफेक्टेड होगा। बट इफ एक्सपेंसेस नॉट इनकर्ड, मतलब अभी तक एक्सपेंसेस तो कराया ही नहीं बट हमने पेड कर दिया है, दैट इज प्रीपेड एसेट्स। प्रीपेड का रिपोर्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों? जो भी मैंने बताया कि प्रीपेड में जाता है दैट विल बी रिपोर्टेड अंडर असेट्स एज ए प्रीपेड। ये आपका करंट असेट्स भी हो सकता है और आपका ये नॉन करंट असेट्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द, जैसे आपने अगर किसी को कुछ काम कराने के लिए पैसे दिए हैं और देर इज कि वो महीना 2 महीना में काम करेगा, तो दैट इज द करंट प्रीपेड, करंट असेट्स में उसको रिपोर्ट करेंगे वो प्रीपेड को। अगर ऐसा होता है किसी को आपको 1 साल के बाद या नॉर्मल वर्किंग पीरियड जो होता है, एक साइक्लिंग पीरियड, वर्किंग कैपिटल पीरियड, मतलब साल 2 साल बाद आप काम कराने वाले हो, तो अंडर नॉन करेंट असेट्स में हम उसको प्रीपेड को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोविजन? दोस्तों प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजंस आर एस्टिमेटेड लाइबिलिटी, expenses which are due but amounts are not confirmed, so need to best estimates। दोस्तों ये जो मैंने डेफिनेशंस लिए हैं, लिखे हैं एक्सपेंसेस को, ये मैंने अपने टर्म्स में लिखे हैं जो कि आसानी से समझाया जा सके। दोस्तों जैसे मैंने आउटस्टैंडिंग का आपको एग्जांपल बताया, वैसे ही प्रोविजन में अगर आप देखेंगे ना, तो प्रोविजन, जस्ट सेकेंड, प्रोविजन ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि यू आर नॉट सर्टेन कि कितना अमाउंट देना पड़ सकता है, वो हमें एस्टिमेट करना पड़ सकता है। देखिए आउटस्टैंडिंग में जो मैं बता रहा था, आउटस्टैंडिंग के केसेस में यहाँ पे अमाउंट क्लियर रहता है कि भाई इतना सैलरी देना है, इतना बोनस देना है, इतना कमीशन देना है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आएगा। बट प्रोविजंस में अमाउंट्स आपको सर्टेन नहीं रहते, यू हैव टू कैलकुलेट एंड एस्टिमेट, अंदाज लगाना पड़ता है। That's why it's called provisions. Provision are estimated liability. The expenses which are due, जो कि देने तो होते हैं but amounts are not confirmed. So need to best estimate. जैसे कि वारंटीज, टैक्स प्रोविजन एंड बैड डेब्ट्स। अब मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई भी कंपनी है, वो मान लीजिए एवरी मंथ मान लीजिए 1 करोड़ का सेल करता है, तो पूरे साल में 12 करोड़ का उसने सेल किया। बट मुझे बताओ आप, आपको पता है कि कोई भी कुछ लेता है तो उसमें ये होता है कि अगर ये खराब हो गया सामान तो ये रिटर्न कर देगा। कभी कभी ये होता है कि कुछ असेट्स में हम वारंटीज देते हैं कि हम इसको चेंज करके देंगे, रिटर्न करके देंगे, बहुत सारी चीजें रहती है। तो उस कोई अगर चेंज करा के किसी को देते हैं, कुछ उसमें अगर मान लीजिए कमी आ गई तो उस पर खर्चे होंगे, आदमी को भेजना पड़ेगा, वो वारंटी में है तो आदमी को भेज के उसका रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, मेंटेन कराना पड़ेगा, तो ये सब खर्चे होते हैं। तो एक अंदाज, मतलब नॉर्मली आदमी, एक कंपनी एस्टिमेट करता है कि एवरी ईयर मतलब 100 रुपीज के पीछे कितने वारंटी में एक्सपेंसेस जाता है। तो मान लीजिए कि 100 रुपए के पीछे 5 रुपीज, मतलब कि 5% वारंटीज में अगर जाता है किसी कंपनी का, तो मान लीजिए अगर 10 करोड़ का अगर टर्नओवर रहा तो आपका 50 लैक्स, 10 करोड़ का अगर टर्नओवर रहा तो आपको 50 लाख रुपए वारंटी में डालना है। मतलब एक, दिस इज द एस्टिमेशन ना, आपको परसेंटेज कैसे लेना है, दैट इज द बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेशन। तो
आपको एस्टिमेट खर्चे का कैसे करना है, बेस्ड ऑन योर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस एंड हिस्टोरिकल डेटा। तो वारंटी में आपको एस्टिमेट करना है, और इसका एंट्रीज क्या होगा कि वारंटी एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी। वैसे ही दोस्तों टैक्स का भी प्रोविजन होता है, जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स का हुआ कि कंपनी ने बैलेंस शीट बनाया, उसमें जो प्रॉफिट आया उस पे उसने डिसाइड कर लिया कि 25% टैक्स का रेट है, मैंने प्रोविजन कर दिया। पर आपको पता है कि कल उसका असेसमेंट होगा, तो उसमें ऑफिसर्स कुछ खर्चों को डिसअलाउ कर सकता है, बहुत सारे वो डिडक्शंस नहीं मानेगा, तो देयर मे बी द वेरिएंस। इसीलिए हमें प्रोविजन क्रिएट करना है टैक्स का। तो यहाँ पे भी आपको बेस्ट एस्टिमेट करके डालना है। बैड डेब्ट्स की बात करूं, दोस्तों मुझे बताइए, कोई भी कंपनी में क्या 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो क्या 100 करोड़ पूरा कलेक्शन आ जाता है पैसे का? मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में ये भी एक तरह का एस्टिमेशन करना है कि एवरी ईयर कितना परसेंट पैसे फंस जाते हैं, नहीं आते। तो लाइक 5%, 10%, 2% बेस्ट एस्टिमेट करके उसको प्रोवाइड करना पड़ता है, लाइक द बैड डेब्ट्स एक्सपेंस डेबिट टू बैड डेब्ट्स प्रोविजन। सो दोस्तों, एनी एक्सपेंसेस जिसका बिल रिसीव्ड हो गया है बट नॉट पेड, तो दैट इज द लाइबिलिटी नॉट प्रोविजन, क्योंकि अगर बिल ही आ चुका है तो वो अमाउंट तो आपको क्लियर है ना कितने का है। बट इफ एनी एक्सपेंसेस बिल येट टू बी रिसीव्ड, अगर कोई बिल आया ही नहीं अभी तक और आप सर्टेन नहीं हो कि कितने का बिल आएगा, क्या हो सकता है। यहां पे देखिए, बिल का मतलब क्या हो सकता है कि क्लेम्स, ठीक है। तो प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, मतलब ऑल द प्रोविजंस जो रहते हैं, मैंने बताया ना एक्सपेंस टू प्रोविजन करते हैं, तो एक तो एक्सपेंस में जाता है, दूसरा प्रोविजन अंडर लाइबिलिटी रिपोर्टिंग करना होता है। तो प्रोविजन अंडर द लाइबिलिटी, ऑल द प्रोविजंस आर लाइबिलिटी, बट लाइबिलिटी इज नॉट अ प्रोविजन। क्योंकि दोस्तों जो प्रोविजन होता है वो तो लाइबिलिटी के अंदर ही दिखाना पड़ता है, बट लाइबिलिटी के अंदर बहुत सारे हेड्स होते हैं, लाइक द पेबल्स, क्रेडिटर्स। तो सारे प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं होती है। सो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट कि प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी बट लाइबिलिटी इज नॉट अ प्रोविजन। ठीक है दोस्तों। तो मैंने बताया पीएनएल में एक्सपेंसिव जाता है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में प्रोविजन बताना होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अभी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगा। डेप्रिसिएशन मीन्स, अगर इसको हिंदी में बोले तो हरास बोलते हैं। हरास मतलब किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में, जैसे कोई मशीन हुआ, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, बिल्डिंग हुआ, कोई भी टेंजिबल फिक्स असेट्स दोस्तों, उसमें धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरती है, उसके मटेरियल में कमी आती है। जैसे कि ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक प्लांट है, कोई मशीन है। मुझे बताओ, ये जब खरीदा होगा तो क्या ऐसे ही दिखता होगा? नहीं। आज ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने इसका यूज हुआ, मतलब सालों साल इस्तेमाल हुए, 10 साल 15 साल, तब जाके तो ये जो कमी आती है उसके वैल्यू में, ड्यू टू द वियर एंड टीयर, दैट इज द डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज ए रिडक्शन और लॉस इन एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू द वियर एंड टीयर। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई मशीनरी परचेज किया 5 lakhs में, उसका यूजफुल लाइफ 10 years है, तो इसका डिप्रिसिएशन अगर निकालना हो, एनुअल डिप्रिसिएशन, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसका यूजफुल लाइफ, वो कितने साल चलेगा, तो 50,000 आ गया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 10% पर एनम। देखो दोस्तों, डिप्रिसिएशन में बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको परसेंटेज की बात करूं तो एक कंपनी जो होता है ना, डिप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट चार्ज करता है, मतलब यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। बट नॉन कॉर्पोरेट, मतलब अदर देन कंपनीज के बिजनेस में इनकम टैक्स के हिसाब से आपको डिप्रेशन लगता है। रेट्स वगैरह क्या है, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, ये आप को बाद में बताता हूँ, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी तो आप खुद ही सीख जाएंगे। सो जर्नल एंट्रीज क्या होता है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी 50,000, 50,000। डेप्रिसिएशन मेथड्स, देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब एवरी ईयर सेम डिप्रिसिएशन। जैसे इस केस में आप देखिए, 5 लाख को डिवाइडेड बाई 10, 50,000, तो ये 10 साल तक 50,000 पीएनएल में डेबिट किया, तो 5 लाख कॉस्ट माइनस हो जाएगा। अब देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में रिपोर्ट होगा और मशीनरी में क्रेडिट होगा।
या आप चाहें तो ये मशीनरी की बजाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, और वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द फिक्स असेट्स दैट मशीनरी। जैसे दोस्तों मैं बात कर रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल है, तो सेम अमाउंट इन ईच ईयर। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है वो नॉर्मली इनकम टैक्स में तो यही चलता है कंपलसरी, बट कंपनीज में दोनों ऑप्शन आप जो भी अडॉप्ट करें। रिटन डाउन का मतलब होता है कि जो डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद बैलेंस होगा उस पे वो रेट कैलकुलेट होगा। बैलेंस अमाउंट जो बचता है वो डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जैसे इस केस में देख लीजिए, पहले साल का 50,000 आया, तो नेक्स्ट ईयर एसएलएम में तो 50 आएगा, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या आएगा, 5 लाख में 50,000 माइनस हो जाएगा, तो 4.5 लाख जो बचेगा डिवाइडेड बाई 9 जो आएगा वो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हर साल वो धीरे धीरे कम होता जाता है। डिप्रिसिएशन मेथड्स, ये हमने बात कर लिया। पीएनएल में डेबिट होता है डिप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में नॉन करेंट असेट्स में एज फिक्स असेट्स रिपोर्टिंग होगा, जो कि कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मींस यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, नेट वैल्यू प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। कुछ और एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कोई फिक्स असेट्स को सेल करने पे कैसे गेन और लॉस कैलकुलेट होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों सपोज कोई असेट्स हमने 1 लाख में परचेज किया था कुछ सालों पहले, उस पर डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मान लीजिए 40,000 अभी तक का हो गया है, तो उसका डब्ल्यू बचा हुआ है 60,000, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। उसको मान लीजिए 1 लाख में बेच दिया गया, तो गेन हुआ 40,000। इसको कैसे जनरल एंट्री पास करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी असेट्स का वैल्यू है वो क्रेडिट हो जाएगी मशीनरी, और जो भी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में है वो डेबिट हो जाएगा, तभी ये जीरो होगा ना दोस्तों। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट, और जो पैसे आए हैं बेचने पे असेट्स को, सेल किया 1 लाख, तो यहाँ सॉरी 1 लाख आ जाएगा, और बाकी का जो डिफरेंस है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। दोस्तों आप देख सकते हो, बैंक में पैसे आए 1 लाख, असेट्स क्रेडिट हो गया, एक्यूमुलेटेड डिफरेंस डेबिट हो गया, और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना आ गया, 40,000, जो कि इससे मैच हो जाता है। अब इसमें मैं बोलूँ तो मशीनरी जो असेट्स में है वो इतने से कम हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इतने क्रेडिट है वो भी जीरो हो जाएगा। बैंक में इतना डेबिट हो गया, और ये जो गेन हुआ है ये पीएनएल में आप क्रेडिट करोगे। दोस्तों राइट ऑफ बैलेंसेस क्या होता है, कभी कभी कुछ बैलेंसेस होते हैं जो हमें डिसाइड कर लेते हैं, अगर जिसके अगेंस्ट आपने बैड डेब्ट्स नहीं बनाए हैं, आपने डिसाइड किया कि ये अभी पैसा आने वाला नहीं है, मुझे राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ लॉसेस लेजर्स जो कि एज एक्सपेंसेज होगा पीएनएल में, उसको डेबिट करेंगे, और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, जो भी नाम होगा डेटर, जो भी लेजर्स होगा उतने से अमाउंट से तो ये बैलेंस जीरो। लेकिन ये टेक्निकली तभी आपको करना चाहिए जब एक टाइम पीरियड एटलीस्ट मोर देन 2 इयर्स हो गए हो बैलेंसेस के, और आपने लीगल एक्शन कुछ लिए हो, कुछ रिमाइंडर प्रॉपर हुआ हो अपने डॉक्यूमेंट्स, तभी। नहीं तो ऑडिट के समय आपसे ऑडिटर पूछेगा कि वो क्या आपने एक्शंस लिया, कि पैसे नहीं आए, आपने क्या एफर्ट्स डाले। आप सिंपली नहीं चार्ज कर सकते राइट ऑफ बैलेंसेस में, तो ऑडिटर्स आपको पूछ सकता है, तो यू हैव टू बी द एटलीस्ट मेल कॉपी, और एटलीस्ट एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बीता होना चाहिए। लीगल एक्शन कुछ अपने नोटिसेस एडवोकेट से भेज सकते हैं, दैट विल बी मोर बेटर एविडेंस। राइट बैक्स, सपोज आपको जो अपने राइट ऑफ किए थे वो बाद में डेटर्स उठा जागा, और आपको पैसे मिल गए उसके, मतलब उसने बोला कि भाई आपके इतने पैसे बाकी, ये ले लो। हो सकता हो कोमा में रहा हो, या मे बी द सम अदर रीजंस। तो आपको क्या करना है, फिर से डेटर्स को डेबिट करना है, राइट बैक में क्रेडिट करना है, तो जितना हमने पीएनएल में डेबिट किया था उतना क्रेडिट कर लेंगे उस ईयर्स में। उसके बाद इसका बैलेंस क्रिएट हो गया डेटर्स का, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इस तरह से राइट बैक का हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम क्या है सर दोस्तों, अनअर्न्ड इनकम का मतलब है कि आपको
कस्टमर से कुछ ऐसे पैसे मिले जिसका काम अभी तक आपने किया ही नहीं है, मतलब अर्न नहीं किया है, बट आपको एज एडवांस मिला है। सपोज कोई कुछ बड़े काम के लिए कभी कभी एडवांस मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप 4-6 महीने बाद करेंगे, तो आपको वो रेवेन्यू में नहीं ट्रांसफर करना है, सेल्स नहीं बताना है। आपको बैंक डेबिट टू अर्न अर्न इनकम या एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स करके आपको लाइबिलिटी में क्रेडिट कर देना है। और फिर जब भी आप वो सर्विस प्रोवाइड करोगे, तब अर्न इनकम को मींस एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट को डेबिट करोगे और रेवेन्यू में क्रेडिट करेंगे। तो अनअर्न्ड इनकम एज ए लाइबिलिटी हमें प्रेजेंट करना होता है। तो इस तरह से हमें रेवेन्यू में ट्रांसफर करना पड़ता है व्हेन वी परफॉर्म्ड आवर ऑब्लिगेशन। जब हम अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस दे देते हैं, काम पूरा हो जाता है, तब रेवेन्यू ट्रांसफर होता है और तभी हम लोग बिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन मॉनेटरी एसेट्स। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सपोज हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स में 1 लाख पड़ा हुआ है जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया था, मान लीजिए अमेरिका। और आज डॉलर का रेट कम बढ़ गया है, डॉलर बढ़ गया तो रुपया डाउन हुआ, मतलब तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो रुपीज में ज्यादा आएंगे, तो आपको वहां एक्सचेंज गेन हुआ, तो उसका एंट्री भी आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा आपको, आपके डेटर्स के बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा और एक्सचेंज गेन क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ द डिफरेंस अमाउंट ऑफ डॉलर एंड रुपीज। तो दोस्तों और डिटेल में हम बात करेंगे इसके बाद। दोस्तों ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर हैं, जैसे AS29, AS10। AS29 बोले तो प्रोविजन से रिलेटेड है, AS10 फिक्स एसेट से रिलेटेड और डेप्रिसिएशन, और AS11 मींस एक्सचेंज गेन और लॉस के बारे में। और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ICAI की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जरूर पढ़ें। सो कुछ नॉलेज की बातें करते हैं दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप जरूर चेक कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए। कमीशन फॉर सेल्स मैनेजर 2 lakhs, आउट ऑफ विच 20,000 इज पेड, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग। मतलब एक कंपनी ने सेल्स मैनेजर के कमीशन अक्रूड हुए हैं, जिसमें से 20,000 दिया है और बाकी का देना बाकी है, तो इसका अकाउंटिंग क्या होगा। कमीशन एक्सपेंस डेबिट एंड प्रीपेड, या कमीशन एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्लांट परचेज किया है 20 lakhs का, यूजफुल है 20 ईयर, रेसिडुअल वैल्यू मींस कि जो रिमेनिंग वैल्यू इसके 20 साल बाद इसका कितना वैल्यू बचा रहेगा, जो कि हम लोग इसका स्क्रैप भी बेच के निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेट डिप्रेशन एज पर SLM। तो ये आंसर आप इसका कीजिए कमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।